इसकी ज़रूरत होती है और बहुत सारे आपने इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी और बहुत सारे आप कंसल्टेंट्स के पास भी गए होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि भाई आपका तो हम 2 हफ्ते में आपको कनाडा पहुंचा देंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको वर्क परमिट्स की सारी टाइप्स बताना चाहता हूं कि कनाडा के अंदर ये वर्क परमिट्स होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या खुद रिसर्च कर रहे हैं या खुद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि यार ये मेरा प्रोग्राम है और इसमें ये एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं या ये इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम तमाम जो कैनेडियन वर्क परमिट्स हैं 2022 में, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना। आई वांट इट कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो लोग या उनके दोस्त किसी को इस चक्कर में ना फंस जाएं और गलत जगह पे पैसे ना फंसा बैठें, क्योंकि इंसान को ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में होनी चाहिए। यूजुअली अनफॉर्चुनेटली हम जो जाते हैं ना किसी इंसान के पास मशवरे के लिए, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उसमें, वो हमें एग्जैक्टली नहीं बताते कि यार ये आपके चांसेस है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोग इसको शेयर करेंगे। ओके, सो पहली कैटेगरी जो हम बनाते हैं कि कैनेडियन वर्क परमिट्स की पहली कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी है जिसके लिए आपको ना जॉब ऑफर चाहिए ना आपको उसके लिए एक चीज़ होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA जिसको हम लीमिया कहते हैं। वो जो LMIA असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो भी नहीं चाहिए होती। सो पहली कैटेगरी हम इसको रखेंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हम उसको रखेंगे कि ऐसे वर्क परमिट्स जिनके लिए LMIA ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हम ऐसी रखेंगे कि जिसके लिए जॉब ऑफर तो चाहिए लेकिन LMIA नहीं चाहिए। ओके, सो ये 3 कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से वर्क परमिट्स आते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट हमने करना है वो कि हमारे पास कोई जॉब ऑफर भी नहीं है, हमारे पास कोई LMIA भी नहीं है, स्टिल हमने कनाडा में वर्क करना है वर्क परमिट के ऊपर। तो इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में दोस्तों वो होता है जिसमें आप कनाडा के अंदर किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं हैं। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट ये नहीं है, आप किसी भी एम्प्लॉयर, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये ओपन वर्क परमिट के अंदर कौन से वर्क परमिट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP, ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कनाडा के अंदर स्टडी की है, 1 साल की स्टडी की है, 2 साल की स्टडी की है। उनको हो सकता है कि 1 साल का वर्क परमिट मिले, हो सकता है 2-3 साल का वर्क परमिट मिल जाए। तो डिपेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट और नॉट, ठीक है। सो ये PGWP होता है। नंबर 2, अगर आप कनाडा में PR हैं और आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं और आपका स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में विजिट पे है, तो फिर वो स्पाउस जो है वो एक ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी इन कनाडा है और आप PR हैं। अच्छा, अगर आप PR नहीं हैं, आप खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपका जो स्पाउस होगा, चाहे वो बाहर हो, पाकिस्तान में, इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, वो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप एक वर्क परमिट होल्डर हैं, मतलब आपके पास क्लोज्ड वर्क परमिट है, आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, चाहे आप LMIA लेकर आए या जिस तरह भी, आपके पास क्लोज्ड वर्क परमिट है। अब आपका जो स्पाउस है, जो आपका अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ और अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड, ओके, वो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे कनाडा में हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे कनाडा पे हैं, आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो अगर आप PR हैं तो आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप तो एक अलग चीज़ है जिसमें आप अपने स्पाउस को PR देते हैं, लेकिन साथ उनको वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में टाइम लग रहा है तो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ होती है ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, और सबसे आखिर में एक चीज़ होती है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, IEC। इसको दूसरे अल्फाज में वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया इसमें नहीं आता, इसकी लिस्ट है कंट्रीज़ की, उसमें हमारे मुल्क इसमें नहीं आते, ना ही मिडिल ईस्ट उसमें नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा वर्क परमिट की जो हमने एक सेक्शन बनाया वो ये कि इसमें आपको जॉब ऑफर सिर्फ चाहिए, LMIA नहीं चाहिए, ठीक है। जॉब ऑफर चाहिए कि कनाडा में कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे, लेकिन उसको गवर्नमेंट के पास जाके लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। सो इसके अंदर कौन सी वर्क परमिट्स आते हैं? नंबर 1, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। अब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है जी 2 हफ्ते में कनाडा पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसमें जो आपके एम्प्लॉयर ने वहां पे अप्लाई करना है ना कि जी मैं इस बंदे को जॉब ऑफर देना चाहता हूं, उसका प्रोसेस 2 हफ्ते में हो जाएगा। फिर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। वर्क परमिट के लिए अभी 2022 में सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस को वो प्रोसेस कर रहे हैं, बाकियों को वो डिले कर रहे हैं। और करंटली आई बिलीव 37 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है वर्क परमिट के लिए। तो 2 हफ्ते वाली कहानी वो गलत है, ठीक है। सो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के ऊपर वीडियोस हैं। सो इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, क्या इसकी सिचुएशंस, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पर मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये मेनली उन लोगों के लिए है, और ये हमारी दूसरी टाइप यहाँ पे आने लगी है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स। ये दूसरी टाइप का वर्क परमिट है जिसको जॉब ऑफर तो चाहिए लेकिन इसको LMIA नहीं चाहिए। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में काम करता हूँ, लेट्स से वेजलीन कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कि वेजलीन का एक ऑफिस कनाडा में है। तो वेजलीन कहता है कि जी मुझे आपकी ज़रूरत कनाडा वाले ऑफिस में है क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा और आप मेरी ज़रूरत को वहाँ पे पूरा करेंगे, आप जाके देखें चीज़ों को वहाँ पे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है वेजलीन ने मुझे वेजलीन का नाम इसलिए ले रहा हूँ मेरे सामने पड़ी, तो इन्होंने मुझे जॉब ऑफर तो देनी है, साथ ही मुझे एक लेटर भी देंगे कि यार आपकी हमें इसलिए ज़रूरत है और ये ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं और इस आपके जाने से कैनेडियंस को फ़ायदा होगा, ठीक है। सो ये आपके जो एम्प्लॉयर है उसने ना सिर्फ अपना रिलेशंस शो करना है, उसने अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि जी मेरी कंपनी और वो कंपनी जो कनाडा में है ये आपस में रिलेटेड है और आपकी ज़रूरत वहाँ पे क्यों है और आपके वहाँ जाने से कनाडा के अंदर जो कैनेडियंस हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और साथ जॉब ऑफर भी देनी है। सो LMIA इसके लिए नहीं चाहिए होता। फिर इसके अलावा जो है ऐसे लोग जिनको जॉब ऑफर चाहिए लेकिन LMIA नहीं चाहिए, वो हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। कुछ कैरेबियंस के साथ, कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ, कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडीज़, कुछ यूरोपियन यूनियन में, कुछ मैक्सिको में, कुछ कोलंबिया वगैरह जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ उन कंट्रीज़ के साथ कनाडा के कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। तो अगर आप उन एग्रीमेंट्स में, ज़ाहिर बात है उनको उर्दू तो नहीं आती, सो ये जो वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए वो प्रोग्राम, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, ओके। सो ये थे वो वर्क परमिट्स जिनके लिए आपको LMIA नहीं चाहिए। अब आखिर में उनकी बात करते हैं जो कि नाउ दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर एप्लीकेबल टू पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया हु वांट टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, ओके। ये हैं वर्क परमिट्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब के लिए आपका कोई बंदा, आपका स्पाउस कनाडा में हो, स्टडी पे हो, PR हो, वर्क परमिट पे हो, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आपकी कंपनी का एक ऑफिस कनाडा में नहीं है, तो फिर आपको LMIA चाहिए, ठीक है। LMIA लेना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। अब ये इसमें जो एक टाइप आती है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, ठीक है। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के लिए आपके एम्प्लॉयर ने $1000 LMIA का प्रोसेस करवाने के लिए जमा करवाना है, ठीक है। $155 उसने ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की फीस भी, प्रोसेसिंग फीस भी भरनी है। सो $1155 तो मिनिमम उसने देने हैं और इसके लिए वो आपसे पैसे नहीं ले सकता, ये एम्प्लॉयर ने पैसे देने हैं, ठीक है। आपकी सिर्फ स्किल सेट उसे चाहिए ना कि वहाँ पे आप आके तो आप वहाँ पे काम कर सकें। फिर इसके अलावा जो दूसरा पाथवे है, बाय द वे ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम पे भी इंग्लिश में मेरी वीडियोस हैं उधर यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरी होती है एक बड़ा छोटा सा एक है पाथवे, फैसिलिटेटेड LMIA फॉर क्वेबेक। वो उन लोगों के लिए है जिनको फ्रेंच आती है, जिनकी कोई क्वेबेक के अंदर ज़रूरत एक मखसूस तबके के लिए है और फ्रेंच लैंग्वेज उनको बेहतरीन आती है, उनके लाइक बाइलिंगुअल है, फ्रेंच भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो फिर वो उन लोगों के लिए वो एक ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद जो एक मेजर टर्मिनोलॉजी है, क्लोज वर्क परमिट्स कहा जाता है या टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। सो ये जो तीनों मैंने प्रोग्राम आपको बताया, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, फैसिलिटेटेड LMIA फॉर क्यूबेक और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, ये तीनों जो हैं इनके लिए LMIA चाहिए होता है और यही तीनों हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से कनाडा के लिए या मिडल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं। अब ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में आपके एम्प्लॉयर को कोई वहाँ का एक रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, जो कि जिस एक लिस्ट है उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वाउच करेगा, वो गारंटी देगा कि ये एम्प्लॉयर
गुड स्टैंडिंग में है और फिर वो एम्प्लॉयर आपको बुला सकता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका कोई आईटी का नॉक कोड है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपकी ज़रूरत है और वो ज़रूरत आप ही पूरी कर सकते हैं, तो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के ज़रिए आपकी प्रोसेसिंग ज़रा जल्दी हो जाती है। जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी 2022 में इसकी प्रोसेसिंग रुकी हुई है। ये सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशंस को चूज किया हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिटेड हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी सारी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग को रोका हुआ है उन्होंने। ठीक है, सो अभी अगर हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और हमें वो कंसल्टेंट कहे कि यार आपको मैं वर्क परमिट आपका मैं लगवा देता हूँ, 4 महीने में आप कनाडा होंगे, तो आप उनसे पूछिएगा कि यार कौन सी वाली वर्क परमिट से अप्लाई करना है, क्या मुझे LMIA चाहिए होगा, क्या मुझे जॉब ऑफर चाहिए होगी, कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या है और मैं उसमें किस तरीके से एलिजिबल हूँगा, और ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट आप अपने उससे कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। कि बिकॉज आपको तो एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे भी आते होंगे कि जी इसमें जी हमें आइल्स भी नहीं चाहिए और इसमें हमें बस बंदे की नब्ज चलती हो, हम उसको कनाडा वर्क परमिट पे भेज देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं है वर्क परमिट पे जाना। अगर आसान होता तो हम लोग देखो प्रैक्टिकली अगर देखें तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, वो कंसल्टेंट्स तो इससे कम पैसे में हमें कनाडा भेज देते हैं, तो क्यों ना लोग जाएं, लेकिन जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह कि उसमें ना जाली डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लग जाते हैं। अब आपको तो पता नहीं होता, आपने तो किसी को पैसे दे दिए कि यार तो मेरा केस कर दो, और वो IRCC की तरफ से लाइसेंस्ड है या नहीं है ये आपको पता नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं वो तो लाइसेंस्ड नहीं हैं। अगर लाइसेंस्ड भी हैं तो वो कोई जाली डॉक्यूमेंट लगा दें तो उससे उनकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैन हो जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आपके पैसे फंस जाते हैं। और फिर आजकल के दौर में फेक जॉब ऑफर्स चल रही हैं, वो आपको वैसे ही कोई जॉब ऑफ़र बना के दे देंगे, वैसे ही आपको कोई डॉक्यूमेंट शो कर देंगे कि यार ये आपका देखिए जी इतना प्रोसेस हो गया, अगले पैसे जमा करवा दें, बस इतना टाइम रह गया, उतना टाइम रह गया। वो तो इस तरह ना, मैं ये चाहता था कि इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं एजुकेट करूं। देखो मैंने किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं लिया, मैं किसी कंसल्टेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं हूं, सिर्फ ये है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो कम से कम हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। आपको पता हो कि यार ये मेरे चांसेस हैं, ये मेरे साथ होने लगा है, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, इस तरह से गुजर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखें, आप एक दफ़ा जब पैसे दे देते हैं ना, फिर आपको कुछ नहीं पता होता, वो पता लगने भी नहीं देते आपको। ठीक है, बस यही कहते हैं जी प्रोसेस हो रहा है जी, कोविड की वजह से रुका हुआ है। सो इसलिए मैं एजुकेट करना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो करें, और मेरे जो चैनल है यूट्यूब पे उसका नाम अली इफ्तिखार, आपको यही होगी। और इन अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके लिए जो होगा वो आपके हक़ में बेहतरीन होगा।